आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने को लेकर सीएम नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे और पीएम मोदी कल विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लेकर पटना आ रहे हैं। विधानसभा में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री और कल पटना आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और विधानसभा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। और चलिए सीधे जुड़ते हैं, आनंद अमृतराज हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, कल का दिन बेहद खास है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और जो स्मृति स्तंभ जो बहुत ही संदेश लेकर उस स्तंभ को बनाया गया, उसमें कई संदेश छिपे हुए हैं। तो बिहार किस तरीके से स्तंभ के जरिए रिप्रेजेंट हो रहा है, जरा इसके बारे में बताइए और कल क्या कार्यक्रम है इसके बारे में भी। देखिए विवेक, निश्चित तौर पर लेकिन सबसे पहले हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा मौजूद हैं और ये पिछले कई दिनों से लगातार इस तैयारी में है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे को कैसे यादगार बनाया जाए, चूंकि शताब्दी समारोह है। अध्यक्ष जी, पूरी तैयारियां हो चुकी है और पीछे जो हम विधानसभा का परिसर देख रहे हैं दुल्हन जैसा सजा दिख रहा है और एक बहुत महत्वपूर्ण मौका है बिहार के लिए। क्या क्या कुछ तैयारी पहले जरा ये बताएं और आप लोग का आज रात कैसे कटेगा? देखिए, आज ये जनतंत्र की धरती बिहार है और इस जनतंत्र की धरती को फिर से पुनर्जागरण और सम्मान देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरा होने पर शताब्दी समापन समारोह में आगमन कहीं न कहीं पूरे बिहार के लोगों को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और बिहार विधानसभा के अंदर 100 वर्ष के सफरनामा को संग्रहालय के माध्यम से आने वाला पीढ़ी, आने वाला हमारा विधायिका से जुड़े लोग देखेंगे। बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोग आकर के उस संग्रहालय के माध्यम से बिहार की सांस्कृतिक विरासत को जानेंगे, पहचानेंगे और ये तमाम कार्य प्रधानमंत्री के करकमलों से होगा तो निश्चित तो बहुत ही गौरव का क्षण है। बिल्कुल सर, एक जो स्मृति चिन्ह है सर, वो काफी अद्भुत दिख रहा है। इसकी खासियत क्या है, जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताएं जो बिहार या बाहर के देश में देख रहे होंगे। देखिए, ये बिहार विधानसभा का शताब्दी स्मृति स्तंभ है। ये शताब्दी स्मृति स्तंभ 243 हमारे माननीय विधायक हैं, उतने पत्ते हैं, 38 जिला है, उतनी डाली है, मुख्य डाली 9 कमिश्नरी के हैं और 75 हमारे विधान परिषद के सदस्य हैं, वो भी पत्ते हैं और अष्टकोणीय है। ये इसकी खास खूबसूरती है कि इसके अंदर में आप जब गौर करेंगे तो पूरे शताब्दी के कई स्वरूप को मेटल से बना हुआ, नीचे में जसमेर के पत्थर का बना हुआ और पूरे विधानसभा के मूल एंगल जिस गेट पर हम खड़े हैं, इस गेट से शताब्दी स्मृति स्तंभ से लेके विधानसभा और हमारा पीछे का सचिवालय का टावर एक सीध में है। ये सब कई आपके वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100 औषधीय पौधा कल्पतरु के साथ हम लोग लगवा रहे हैं। पूरी विधानसभा के अंदर बोधि वृक्ष पहले ही लगा है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से पूरी सकारात्मक ऊर्जा विधानसभा के अंदर प्रवाहित हो, एक वातावरण ये जनतंत्र की धरती से देश ही नहीं दुनिया में गया है और फिर से इसका पुनर्जागरण का एक वातावरण 21वीं सदी में पूरे देश को जाएगा। सर एक आखिरी सवाल है, इस शताब्दी साल में सर प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं, राष्ट्रपति भी आए, लोकसभा अध्यक्ष भी आए, तो बिहार विधानसभा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है सर। निश्चित तौर पर इस धरती को, बिहार की धरती को गौरव प्रदान करने वाले इन लोगों को हम हृदय से नमन करते हैं और पूरी विधायिका की ओर से आज जो इन्होंने आकर के बिहार की जनता के प्रति, बिहार की धरती के प्रति जो गौरव प्रदान किए हैं, जो स्नेह दिए हैं। चलिए आनंद हम चाहेंगे कि उन तस्वीरों को दिखाइए जिसकी व्याख्या स्पीकर खुद कर रहे थे। जरा उन तस्वीरों को दिखाइए। उतने पत्ते तो नहीं गिने जा सकते, लेकिन ये जरूर है कि अगर हमारा कैमरा जूम होगा तो और क्लियर होंगे, क्योंकि एक बड़ी चीज है। इसके बारे में भी हम जानना चाह रहे हैं, दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। लगा के खड़ा रहा और आज उसी जनता के प्रति ये जो गौरव देने आ रहे हैं, इस जनता को जो अपना स्नेह देने आ रहे हैं, सारा बिहार गौरवान्वित है। तो देखिए विवेक, अध्यक्ष हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप तस्वीर देखिए और आप भी गौरवान्वित महसूस कीजिए, क्योंकि बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और 100 साल के इतिहास, गौरवपूर्ण इतिहास। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं
अद्भुत छटा दिख रही है विवेक, और खासकर रात के समय जब पूरा विधानसभा परिसर रोशनी से नहाया हुआ है, उस वक्त का नज़ारा कैसा है हमारे दर्शक जो न्यूज़ 18 के दर्शक हैं वो इस वक्त देख सकते हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से। और अद्भुत सा एहसास, जाहिर सी बात है बेहद महत्वपूर्ण पल है बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के मौके पर विधानसभा परिसर की। और ये विधानसभा अपने आप में कई इतिहास छुपाए हुए विवेक, और उसी इतिहास का साक्षी बनने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं वो जो स्मृति चिन्ह है जिसका कल लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस तस्वीर को देखिए, और इसमें जो पत्ते लगे हुए हैं, जितने विधायक है उतनी संख्या है, और राजस्थान से जो पत्थर मंगाया गया उससे विशेष रूप से बनाया गया। तो ये तस्वीर आप देखिए, और इसमें कई लोग जब इस मौके पर यहाँ पर पहुँचते हैं तो कई लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं। एक तरीके से सेल्फी पॉइंट भी बन गया है। तो जाहिर सी बात है विधानसभा का जब सत्र चल रहा था उस वक्त भी इसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन अब जब ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है, और रात के समय जो हमारे दर्शक हैं इस वक्त आप देखें बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के मौके पर विधानसभा को एक दुल्हन की तरह सजाया गया। और इस वक्त जो तस्वीर है कल इसकी रौनक और भी बढ़ेगी। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए, और ये जो स्मृति स्तंभ है इसके बारे में खास जानकारियों के लिए। अगर आप पटना में हैं और कल शाम को आप घूमने या फिर घर से बाहर निकलने का प्लान कर रहे हैं तो खबर आपके लिए, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं और इसे देखते हुए राजधानी पटना में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और साथ ही ट्रैफिक रूट में एक बड़ा बदलाव किया गया है। आप भी देखिए। सोमवार को पीएम मोदी ने देश के नए संसद भवन की छत पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की प्रतिमा का अनावरण कर दिया। अब बारी है इस स्मृति स्तंभ की। 17 फीट का यही वो स्मृति स्तंभ है जिसका लोकार्पण मंगलवार को पीएम मोदी करने वाले हैं। ये पहला मौका होगा जब देश के प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा परिसर में आ रहे हैं। बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार की शाम तकरीबन 6 बजे शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण करेंगे। पीएम का कार्यक्रम पटना में तकरीबन 1.25 घंटे का होगा। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। सारे जितने कायदे कानून प्रोटोकॉल्स, पीएमओ के डायरेक्शंस, हमारे अपने जो व्यवस्थाएं हैं वो सब हम लोग कर लेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर पटना के ट्रैफिक सिस्टम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। ये विधानसभा है और विधानसभा के तरफ जाने वाली जो है वो 2 से 3 सड़कें हैं। एक जो वीरचंद पटेल पथ से निकलती है जो फ्लाईओवर होते हुए सीधे हार्डिंग रोड जाती है। आपको बता दूं कि अगर आप इनकम टैक्स गोलंबर से या वीरचंद पटेल पथ होते हुए अगर हार्डिंग रोड आते हैं तो यहाँ से नीचे से जाने की पूरी व्यवस्था जो है या फिर ऊपर से पूरी तरह से बंद रहेगी, प्रतिबंधित रहेगी। अगर आप हार्डिंग रोड से शाम 4 बजे के बाद या अगर आप इनकम टैक्स अगर गोलंबर जाना चाहते हैं तो ऊपर फ्लाईओवर से आप जा सकते हैं, लेकिन नीचे से आर ब्लॉक चौराहा जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। आप आर ब्लॉक चौराहा होते हुए आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपको मैंगल्स रोड, इधर आपको दिखाते हैं कि ठीक बाएं तरफ जो बेली रोड के तरफ से मैंगल्स रोड आती है, तो अगर मैंगल्स रोड से आपको विधानसभा के इधर या हार्डिंग रोड की तरफ अगर गुजरना है तो वो भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इन 100 सालों में विधानसभा ने कई उतार चढ़ाव देखे। इसी को यादगार बनाने के लिए बिहार विधानसभा के ठीक बीच में सेंचुरी पिलर का निर्माण कराया गया है, जिसका लोकार्पण मंगलवार को पीएम मोदी करेंगे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था का रिहर्सल किया गया है। पटना एयरपोर्ट से विधानसभा तक सुरक्षा व्यवस्था का रिहर्सल किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन के साथ पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगी टीम ने रिहर्सल किया। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं और ये एयरपोर्ट से लेकर जो काफिला प्रधानमंत्री का निकलेगा उन विधानसभा भवन तक सारे रास्तों को लेकर पहले से रिहर्सल किया गया है
कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का काफिला आएगा और जिला प्रशासन की टीम कहां पर मुस्तैद होगी। तो प्रधानमंत्री के काफिले से जुड़ी हुई तमाम जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, उसी रूट पर दौड़ रही हैं। एक अभ्यास के तौर पर इसे देखा जा रहा है और सुरक्षा को लेकर एयरपोर्ट से विधानसभा तक अधिकारियों ने रिहर्सल किया, सुरक्षा गार्ड्स ने रिहर्सल किया है और ये देखा है कि वहां से विधानसभा यानी कि एयरपोर्ट से विधानसभा तक आने का जो वक्त है वो किस तरीके से, कौन सा रूट है, लोगों को कहां पर डाइवर्ट किया गया, ये सारी चीजें आज रिहर्सल के दौरान इन लोगों ने प्रैक्टिस की है। पीएम मोदी के बिहार आगमन पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर संदेश लिखा है। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पटना आगमन पर एक विशेष अनुभूति का एहसास हो रहा है और वो है बिहार और देश के वर्तमान मुखिया में एक खास किस्म की समानता। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की पार्टी में स्पष्ट तौर पर वैचारिक विभिन्नताएं हैं और स्वाभाविक रूप से रहेंगी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में काम करते हुए मैंने वहां भी स्वयं अनुभव किया कि उनकी आलोचना अलग अलग कारणों से भले की जा सकती हो या की जा रही है, मगर भ्रष्टाचार रूपी काजल के पास उतनी स्याही नहीं कि अपनी छींटें उनके दामन तक पहुंचा सकें। तमाम तरह के झंझावातों के बावजूद शायद यही या फिर कुछ ऐसी समानताएं ही उक्त दोनों नेताओं के साथ चलने का आधार भी बनती हैं और ये हमारे लिए भी विचारणीय है कि जीरो टॉलरेंस की नीति को सफल बनाने में क्या हम सभी का कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं है। प्रधानमंत्री जी के बिहार आगमन पर मैं उनका पुरजोर स्वागत करता हूं, उनसे उम्मीद करता हूं कि बिहार को कुछ विशेष अवश्य ही देने की कृपा करें। तो ये फेसबुक पर एक पोस्ट उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से किया गया है प्रधानमंत्री को एक संदेश के तौर पर भी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें लिखी हैं उसमें जीरो टॉलरेंस की नीति के तौर पर दोनों ही नेताओं को, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यहां पर समान बताया है और ऐसे में उनका स्वागत करते हुए उन्होंने लिखा भी कि प्रधानमंत्री जी के बिहार आगमन पर मैं उनका पुरजोर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बिहार को कुछ विशेष, हालांकि इसे कोट किया गया कि राज्य का दर्जा अवश्य ही देने की कृपा करें। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गोपालगंज से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अरमान अली को पुलिस ने बैकुंठपुर थाने के खंधुआ गांव से गिरफ्तार किया है और इस मामले में बीजेपी के जिला मंत्री शुभ नारायण सिंह ने बैकुंठपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई कर आरोपी अरमान अली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है। मैं नहीं डाला है सर, तो किसी ने दोस्त मेरा मोबाइल ले लिया था, ठीक है, अब बोला था दो मैं गेम खेला हूँ, ठीक है, और वो क्या कर दिया मोबाइल में मुझे मालूम नहीं है, हमको मोबाइल नहीं चलाने आता है। कितने दोस्त थे? ये कि जैसे फ्रेंड नहीं बनाते हैं फेसबुक पे वैसा ही। कितने दोस्त थे टोटल? मुझे मालूम नहीं कितना है, एक ही ये सब किया है लोग। क्या आज विश्व जनसंख्या दिवस है। जनसंख्या दिवस पर होने वाले कार्यक्रम तो हमेशा की तरह हुए ही। बिहार में जनसंख्या कानून को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जबरदस्त बहस होने लगी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह को एक बार फिर भारत में बढ़ती आबादी की चिंता सता रही है। तभी तो गिरिराज सिंह ने विश्व जनसंख्या दिवस के दिन ही एक बार फिर सख्त जनसंख्या कानून बनाने की मांग कर डाली। एक मिनट में भारत 30 बच्चों से अधिक पैदा कर रहा है। अगर ये गति एक कड़े कानून से ही रुक सकता है, सभी धर्मों के लिए कानून समान हो, तभी ये रुक सकता। गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की वकालत की और बिहार में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। बिहार बीजेपी के नेताओं को लगता है कि जिस तरीके से राज्य में जनसंख्या बढ़ रही है वो चिंताजनक है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस को तो छोड़िए, बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के नेता तक बीजेपी नेताओं की दलील से इत्तेफाक नहीं रखते। कानून बनाने से निश्चित रूप से मुझे लगता है कि नियंत्रण हो पाएगा और जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा विकास का कोई फायदा लोगों को नहीं पहुंच पाएगा, ये हमारा मानना। चाइना और ब्राजील जैसे देश जिन्होंने कड़े कानून के बदौलत जनसंख्या को नियंत्रित करने की खतरनाक कोशिश की, दुष्परिणाम यह आया कि आज नीतियों में संशोधन करके जनसंख्या को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की योजनाएं चलानी पड़ी। लेकिन जो लोग ये कानून बनाने की बात कर रहे हैं वो तो कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। राजनीति का विषय ये नहीं हो सकता है।
मोदी सरकार ने 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता नहीं है, चूंकि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 हो तो जनसंख्या स्थिर माना जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस पर ढेर सारे कार्यक्रम होते हैं। जनसंख्या को लेकर ज्ञान वाली बातें भी खूब होती हैं, लेकिन जिस मकसद से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई वो अब तक पूरा नहीं हो सका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पटना में आज तेजस्वी यादव की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक हुई और बैठक में कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए, जिसमें मुहर्रम के चलते विपक्ष ने सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की तारीख बदल दी। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अब 7 अगस्त को महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में बिहार के हर जिला मुख्यालय पर विपक्ष के नेता विरोध प्रदर्शन करेंगे। और आपको यह बताएं कि पहले 9 अगस्त को बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुहर्रम के चलते तारीख को बदल दिया गया। 7 अगस्त को समूचे बिहार में महागठबंधन के सभी साथी जो हैं हर जिलों में प्रदर्शन करेंगे। पहले 9 अगस्त को था, लेकिन मुहर्रम को देखते हुए 7 अगस्त को समूचे बिहार में महागठबंधन के सभी साथी जो हैं हर जिलों में प्रदर्शन करेंगे। इलाज के लिए आरा के सदर अस्पताल में भर्ती कैदी पार्टी करने निजी होटल पहुंच गया। हालांकि एसपी ने सूचना मिलते ही कैदी को गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन सवाल है कि क्या आरा सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती सभी कैदी ऐसी कानून की धज्जियां उड़ाते हैं? कैदी का फिल्मी स्टाइल वाला सेलिब्रेशन, इलाज के बहाने हॉस्पिटल में भर्ती, एनिवर्सरी पर होटल में मौज मस्ती, तौलिया और बनियान पर चहलकदमी करते इस शख्स को देखिए। इसका काम कानून के साथ खेलना है। भरोसा नहीं होता तो इसका कारनामा जान लीजिए। भोजपुर जिले के कारी साथ का रहने वाला विनोद सिंह डबल मर्डर का आरोपी है। विनोद सिंह हार्ट के इलाज के बहाने कुछ दिनों पहले आरा सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती हुआ था। शनिवार को विनोद सिंह की शादी की सालगिरह थी। फिर क्या था, इसने कैदी वार्ड में तैनात पुलिसकर्मियों से सेटिंग कर ली और पहुंच गया होटल में पार्टी करने। होटल में इसने खाना खाया, केक काटा और जमकर मौज मस्ती की। कितने दिनों से ये कैदी यहाँ पे इलाज में है और किन कारणों से, इसकी भी जांच कराई जा रही है। तो मैंने अभी सिविल सर्जन साहब से भी बात की है। एसपी को जैसे ही इस बात की गुप्त सूचना मिली, उन्होंने 2 थानों की पुलिस को विनोद सिंह की गिरफ्तारी के लिए भेज दिया। पुलिस अस्पताल में ढूंढती रही और विनोद सिंह होटल में मौज करता रहा। इसी बीच उसे खोजबीन की सूचना मिली तो वो हॉस्पिटल लौट आया। पुलिस ने विनोद सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और कैदी वार्ड में तैनात 3 पुलिस वालों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवाल है कि क्या चंद पैसों में बिक जाते हैं पुलिस वाले? क्या दबंग अपराधी ऐसे ही करते हैं मौज? क्या इलाज के नाम पर मिलती है मौज की छूट? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या निलंबन की कार्रवाई भर से काम चल जाएगा? न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु कुमार की रिपोर्ट। कैमूर में अचानक कर्मनाशा नदी में उफान आने से नदी के उस पार पिकनिक मना रहे पर्यटक फंस गए। उन्हें दूसरी ओर सुरक्षित लाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। रस्सी के सहारे एक एक पर्यटक को सही सलामत इस पार लाया गया, तभी सबकी जान पर में जान आई। कर्मनाशा नदी की उफनती धारा और उस धारा के बीचों बीच फंसे पर्यटक। ये नजारा है बिहार और यूपी की सीमा पर स्थित रामगढ़ के करकटगढ़ का। कर्मनाशा नदी के उस पार पर्यटकों का हुजूम पिकनिक मनाने में बिजी था। तभी यूपी के ओरवाटार डैम का गेट खोला गया और डैम के पानी से उफनाई कर्मनाशा नदी ने पर्यटकों का रास्ता रोक दिया। सैकड़ों पर्यटक नदी के उस पार फंसे थे और इस पार उनके परिजन चिंता में डूबे हुए थे। नदी का जल स्तर हर पल बढ़ता जा रहा था और नदी के उस पार
पार फंसे पर्यटकों के दिलों की धड़कन तेज होने लगी। देखते ही देखते कर्मनाशा नदी की धारा उफनने लगी। दूसरी ओर जाने का हर एक रास्ता बंद हो गया था। जो यहाँ था वहीं कैद हो गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कर्मनाशा नदी की लक्ष्मण रेखा पार करे तो कैसे करे। कैमूर की पहाड़ियों से गिरने वाले करकटगढ़ पल जलप्रपात के नीचे इन दिनों पिकनिक मनाने वालों का तांता लगा रहता है। जहां तक पहुंचने के लिए कर्मनाशा नदी की बाधा से गुजरना पड़ता है। 2 दिन पहले तक नदी की धारा शांत थी, पर जैसे ही यूपी में डैम का फाटक खुला, उसके पानी से कर्मनाशा नदी की धारा तूफानी हो गई। हर पल जल स्तर बढ़ने लगा और नदी के उस पार फंसे पर्यटकों की सांसें तेज होने लगी। परिजनों की पुकार पर प्रशासन की ओर से रेस्क्यू टीम भेजा गया और इस टीम ने इस पार से उस पार लंबी सी रस्सी फेंकी। रस्सी खींचती गई और उसके सहारे ये पर्यटक इस पार से उस पार पहुंचते रहे। एक एक कर तमाम पर्यटकों को इस पार लाया गया, तभी सबकी जान में जान आई। तो मॉनसून के सीजन में झरने और नदियों से दूर ही रहने में भलाई है, वरना बारिश के पानी से नदियां कब बौरा जाएं और आप बीचों बीच फंस जाएं तो उससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अभिनव सिंह, न्यूज़ 18, कैमूर। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।